जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है संसद। तो चलिए संसद से जुड़े जितने भी प्रावधान इंपॉर्टेंट है संविधान में उसको लिखते थे। देखिए सबसे पहले है अनुच्छेद 79। तो देखिए अनुच्छेद 79 जो 79 बोलता है ये संसद का गठन करता है, ठीक है। और कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। अब संघ के लिए संसद मतलब मतलब कि संघ जो है वो एक संसद के रूप। अब देखिए संसद संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। देखिए ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को संसद का अंग माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि देखिए संसद का काम है विधायिका, संसद क्या है? विधायिका, और इसका काम है कानून बनाना। तो कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित तो हो जाता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति की साइन नहीं होगी तब तक वो कानून नहीं बन सकता। इसलिए संसद के अंग के रूप में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को सम्मिलित किया गया है। चलिए तो अब सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 79 के तहत लोकसभा को, ठीक है। तो देखिए लोकसभा नॉर्मल जानकारी, तो लोकसभा को निचला सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं, लोगों का सदन भी कहते हैं। लोकसभा, लोग यानी लोग और लोगों का सदन, ठीक है। इसकी न्यूनतम आयु लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो लोकसभा के सांसद होते हैं, उनकी आयु 25 वर्ष होती है न्यूनतम। और लोकसभा की जो पहली बैठक है ये 17 अप्रैल 1952 में हुई। उसी तरह जब हम राज्यसभा देखें तो राज्यसभा को उच्च, जैसे ये निम्न सदन तो उच्च सदन, ये प्रथम सदन तो ये द्वितीय सदन, ये लोगों का सदन है तो ये राज्यों का परिषद। देखो लोगों का सदन, आपने पूरे देश के हर क्षेत्र से लोग तो बुला लिए, बैठा लिए, लेकिन राज्य राज्य क्या होती है? जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य है, तो राज्य के लोग अलग है लेकिन राज्य की सरकार अलग है। तो राज्यों का भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, राज्यों के भी तो लोग होने चाहिए उस राज्यसभा में। तो राज्यों का जो एक तरह से परिषद बनाया गया है, तो वो राज्य परिषद या इसको राज्यसभा भी कहते हैं। ये बड़ों का सदन, उच्च सदन, ठीक है। अब जैसे ये आपका लोक सदन निचला सदन है तो इसकी आयु आपने 25 वर्ष कर दी, तो ये जब मतलब उच्च सदन है तो 5 साल बढ़ा दीजिए तो इसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो जाएगी। इसकी जो प्रथम बैठक होगी ये 13 मई 1952 में हुई, ठीक है। तो चलिए अब ये आपका 70 अनुच्छेद 17 है। अब अनुच्छेद 80 की बात करते हैं। अनुच्छेद 80 जो आपका कहता है ये आप सबसे पहले राज्यसभा के संबंधित प्रावधानों को बताता है। तो कहता है राज्यसभा की संरचना। अब राज्यसभा के में कितने मतलब कितनी संख्या होगी तो उसके बारे में बताता है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया। मतलब राज्यसभा में जितने भी सदस्य होंगे उनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। मतलब वो निर्वाचित होकर चुनाव लड़के नहीं आएंगे, राष्ट्रपति उनको निर्वाचित। अब वो किस क्षेत्र से होंगे? वो साहित्य से होंगे, विज्ञान से होंगे, कला से होंगे, या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोग होंगे। मतलब कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से 238 लोग ये चुन करके आते हैं। मतलब कि 238 लोगों का, अधिकतम 238 लोगों का निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया के तहत ये राज्यसभा। तो टोटल 238 लोग यहाँ हो जाएंगे और 12 लोगों को ये राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, तो टोटल संख्या 250 हो जाएगी। अब आगे देखें कि राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा बजाय। मतलब कि कुल मिलाकर के राज्यसभा में जो सीट, देखिए भारत ना मुख्यतः दो इकाइयों से मिलकर बना। एक होता है राज्य, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और एक होता है संघ राज्य क्षेत्र। मतलब जो ऐसा क्षेत्र जो संघ द्वारा ही शासित किया जाता है, जैसे जैसे आपका हो जाता है पुडुचेरी, ठीक है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है। नागर एवं दादर दादर दाद दमन एवं दीप हो गया, फिर आपका दादर नगर हवेली हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके क्षेत्र होते हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। तो ये बता रहा है कि प्रत्येक ये कि राज्यों की जो परिषद है उस सीटों का आवंटन राज्यों में भी कुछ होगा और आपके संघ राज्य क्षेत्रों में भी होगा। आगे देखें तो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य के विधानसभा द्वारा चुने। मतलब कि कुल मिलाकर के कि जो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। मतलब जनता उनको चुन के नहीं भेजेगी, उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और किसके द्वारा होगा? ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। उसके बाद है राज्यों की परिषद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को संसद द्वारा निर्धारित कानून के तहत चुना जाएगा। अब इसके बाद ये कहता है कि उसके बाद कहता है कि जो आपका अनुच्छेद है संसद से जुड़ा, जो अगला इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो हो जाता है आपका 82। तो देखिए 82वां जो आपका 82वां संविधान 82वां अनुच्छेद है वो प्रावधान करता है आपके कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन का मतलब है कि एक तरह से ये डिलिमिटेशन कमीशन का प्रावधान करता है। मतलब कि ये ना जितने भी आपको मालूम है कि सारे जो क्षेत्र होते हैं वो
मतलब कि निर्वाचन क्षेत्र जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, उसमें बटा होता है। तो बटा होता है तो अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मतलब कि एक निर्धारित संख्या होती है। तो ये बोलता है कि हर जैसे हर आपको मालूम है कि देश की जो जनगणना है वो 10 वर्ष के पश्चात होती है। तो ये बोलता है कि हर 10 वर्ष के पश्चात जब भी देश की गणना होगी, उसके बाद उस जनगणना के बाद उन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से समायोजन मतलब एडजस्टमेंट किया जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 82। अब अनुच्छेद 83 की बात करें तो ये क्या कहता है, ये कहता है संसद के सदनों की अवधि की बात करता है कि संसद जो आपका राज्यसभा लोकसभा है तो वो कितनी अवधि होगी। तो देखिए, जो राज्य की परिषद है मतलब कि राज्यसभा है, राज्यसभा विघटित के अधीन नहीं है, मतलब कि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं हुआ, ये एक स्थायी सदन है। ठीक है, और बोलता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे, कि मतलब कि हर 2 वर्ष में, जैसे इस 2 वर्ष आया तो 2 वर्ष बाद 1/3 आप हटा दिया, हाँ, तो मतलब 6 वर्ष में एक तरह से वो पूरे सदस्य फिर से नए हो जाते हैं, लेकिन इसका विघटन कभी नहीं होता। तो अगर आपसे पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, आप बोलेंगे कि अस्थायी सॉरी स्थायी होती है, कभी विघटन नहीं होता। लेकिन अगर बोलेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, फिर आप 6 वर्ष के लिए बोलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद बोलता है कि लोकसभा नियत तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगी, फिर मतलब और लोकसभा जैसे मान लीजिए आज लोकसभा की पहली बैठक है तो आज से लेकर के 5 साल तक जारी रहेगी, उसके बाद वो भंग हो जाएगी, फिर अगली लोकसभा आपकी चुनाव के द्वारा आएगी। तो ये थे आपके अनुच्छेद 83। अब अगर अनुच्छेद 84 की बात करें तो अनुच्छेद 84 ये संसद के सदस्यता के लिए योग्यता की बात करता है कि जो संसद के सदस्य उनकी क्या होगा। तो पहला तो होगा कि भाई भारत के नागरिक होना। अब संसद में 2 सदन है, लोकसभा है राज्यसभा। तो लोकसभा के लिए ये बोलता है कि जो जो होंगे उनकी आयु 35 वर्ष होगी, और राज्यसभा के लिए जो भी होंगे उनकी आयु 30 वर्ष होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगले अनुच्छेद में जाए तो अनुच्छेद 85 तो ये कहता है कि ये अनुच्छेद 85 संसद के सत्र की बात करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाएगा, मतलब सदन का जो आह्वान है वो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति समय समय पर संसद या किसी भी सदन का सत्रावसान भी कर सकता है, मतलब संसद लगी तो उसको मतलब उसको सत्रावसान, देखिए सत्रा विघटन का मतलब होता है कि मतलब कि सभा को भंग कर देना, लोकसभा का भंग। लेकिन सत्रावसान मतलब देखिए संसद हमेशा नहीं बैठी, संसद का सत्र होता है, जैसे आपका बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया। तो ये जब एक सत्र वाले एक विशेष कार्य के लिए एक विशेष समय आती हैं, तो जब वो काम पूरा हो जाता है तो उसका सत्रावसान कर देते हैं, उस सत्र का मतलब अंत कर देते हैं। फिर संसद राष्ट्रपति समय पर लोकसभा को भंग कर सकता है, समय पर और मतलब कि 5 साल के बाद भी भंग कर सकता है, या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर भी भंग कर सकता है। तो ये था आपका अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 86 क्या बोलता है, ये राष्ट्रपति के अधिकार की बात करता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को या एक साथ समवेत दोनों सदन को संबोधित कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। उसके बाद राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, चाहे वह संसद में लंबित किसी भी विधेयक से संबंध में क्यों ना हो। अब देख लेते हैं, अब अगला जो आपका है अनुच्छेद 87, ये राष्ट्रपति के विशेष संबोधन की बात करता है। देखिए, जब राष्ट्रपति की जब इच्छा हो तब वो सदन को संबोधित कर सकता है, किसी भी सदन। लेकिन कुछ ना विशेष संबोधन की बात, विशेष संबोधन का मतलब होता है कि ये 2 कंडीशन दी गई है कि इस समय अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति सदन को संबोधित करेगा। कब? पहली कंडीशन है कि लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद का पहला सत्र जब आयोजित, मतलब कि आज मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ, आज आज चुनाव के बाद आज मान लीजिए कि लोकसभा की पहली बैठक होनी है, तो पहली बैठक होने के जस्ट मतलब आज बैठक होने के पहला जो भाषण होगा वो राष्ट्रपति का होगा। ठीक है, उसके बाद फिर बैठक की कार्यवाही की जाएगी। और दूसरा बोलता है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ होने पर, मतलब कि पहली बार चुनाव होने के बाद जो पहली बैठक में संबोधन करेगा राष्ट्रपति, और हर साल जब पहला सत्र आयोजित होगा तब राष्ट्रपति आपका संबोधन देगा। तो ये 2 कंडीशन देती है राष्ट्रपति के विशेष संबोधन की। उसके बाद राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को एक साथ संबोधित भी कर सकता है। उसके बाद 87 के बाद हम अनुच्छेद 88 देख लेते हैं। अनुच्छेद 88 कहता है कि संसद के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के अधिकार की बात करता है। तो देखिए, जो मंत्री, अब आपको मालूम है मंत्री कौन होंगे, उस सदन के सदस्य होते हैं वही मंत्री बन जाते हैं। तो मंत्रियों को आपको मालूम है वोट देने का भी अधिकार होता है, और मतलब कि मतलब सभा में भाग लेने का भी अधिकार होता है, और वोट भी कर सकते हैं वो विधेयक के संबंध में। लेकिन जो आपका अटॉर्नी जनरल है, वो अटॉर्नी जनरल सिर्फ सदन में भाग ले सकता है,
वोट नहीं कर सकता। क्यों वोट नहीं करता? क्योंकि उसे वो निर्वाचित होकर के नहीं आता, इसलिए वोट कर। तो यहाँ बोलता है कि भारत के प्रत्येक मंत्री और साथ में अटॉर्नी जनरल को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, ठीक है? लेकिन इस अनुच्छेद के तहत वोट देने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को नहीं होता। अब अगला जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 122। ये कहता है कि सदन की कार्यवाही की, मतलब सदन में जो कार्यवाही चलती है, इसकी जांच अदालत में नहीं की जा सकती। तो ये थे आपके संसद से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैं समझाने में सफल रहा हूं। जय हिंद दोस्तों।